चलो हम लोग यहां से ध्यान दें। हम लोगों का कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में हम एक कंडीशन बता दिए थे। टिंडल इफेक्ट होने के लिए हम लोग दो कंडीशन पढ़ रहे थे, आपको ध्यान में होगा। हम लोग फर्स्ट कंडीशन बताए थे कि वही कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखा सकता है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो। नहीं, हम इसको समझाए भी थे कि आपका जो लाइट होता है वो वेव की तरह चलता है, अप एंड डाउन इस तरह से। अब दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा। तो हम कहे थे कि मान लो किसी लाइट का वेवलेंथ 10⁻⁵ मीटर है, मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक। अब इस लाइट का अगर स्कैटरिंग कराना है, यानी इस लाइट को अगर फैलाना है, नहीं तो लाइट कब फैलते हैं? जब वो कोलॉइडल पार्टिकल से टकराते हैं। तो यहां जो कोलॉइडल पार्टिकल आपका होना चाहिए, ये जो आपका है, नहीं इसको हम ऐसा बड़ा कर दिखते हैं, ये हो गया आपका कोलॉइडल पार्टिकल, इसको हम बोल रहे हैं कोलॉइडल पार्टिकल। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इसका जो डायमीटर होना चाहिए, ये डायमीटर भी कितना होना चाहिए? 10⁻⁵ मीटर के लगभग बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना है। तभी कोलॉइडल पार्टिकल का साइज अगर इस लाइट के वेवलेंथ के बराबर होगा, नहीं तभी अगर इस पर लाइट पड़ेगा, कोलॉइडल लाइट इस पे लाइट पड़ेगा, तभी लाइट का स्कैटरिंग होगा, तभी लाइट क्या होंगे? फैलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अगर इस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा कर दिया जाए, नहीं इस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा कर दिया जाए, तो ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा, ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को ध्यान रखना है कि इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज very small, very small than the wavelength of light, than the wavelength of light, then no scattering, देन नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एग्जिस्ट। आप यहां एग्जिस्ट लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल अगर होंगे, आप अगर देखो तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। नहीं, ये आपका जो हम यहां लिखे हुए हैं, ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल। तो कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाते हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल है। और ये जो पार्टिकल हम लिए, ये मान लो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल जिसका साइज बहुत छोटा है। तो अगर लाइट इससे गुजरेगी, नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, लाइट इसको पास कर जाएगी, ध्यान रखना है। नहीं, यहां पर हम लोग का ये क्या है? लाइट। और यहां क्या हुआ? नो स्कैटरिंग। यहां पर एक पार्टिकल था जो कि ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल था, तो यहां पर नो स्कैटरिंग, यहां कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो कोई भी पूछता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाते हैं, नहीं तो क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। नहीं, किससे छोटा होता है? तो लाइट के वेवलेंथ से, लाइट के वेवलेंथ से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इस कारण से वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाते हैं। इसीलिए अगर ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट को पास कराइएगा तो लाइट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। नहीं, और वही अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से आप लाइट को पास कराइएगा तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई देगा। इसका एक एग्जांपल आपको मिलता है, हम लोग पहले भी इसका एग्जांपल दिए हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में जाइएगा तो जब सिनेमा हॉल से आपको फोकस मारा जाता है तो उस फोकस को आप रास्ते को देख पाते हैं, कैसे फोकस आपका जा रहा है पर्दे तक। नहीं तो वो क्यों देख पाते हैं? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करता है? तो हवा में उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल।
नहीं, आपके हवा में जो डस्ट पार्टिकल है उनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कोलॉइडल पार्टिकल से जैसे ही लाइट टकराता है उनका स्कैटरिंग होता है, तो आपको लाइट का पाथ स्पष्ट दिखाई देगा, अच्छा ऐसे निकला है, ऐसे फैलते हुए जा रहा है। देखे हैं लोग, सिनेमा हॉल आप लोग गए हैं ना? चलिए, तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है समझा जाए। सेकेंड कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। सेकेंड कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट क्या है भाई? तो यहां से कहा गया कि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव indices of dispersion medium and dispersed phase। ये क्या कह रहा है? ये हम लोग कह रहा है कि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ध्यान रखना है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में बहुत ज्यादा का अंतर होना चाहिए। नहीं, अब यहां सवाल उठता है भाई कि आखिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? तो ये आपको फिजिक्स में मिलता है, आप लोग पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है, अगर देखा जाए तो हम लोग इसका मतलब लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट in a given मीडियम। ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका अगर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। याद रहे कि लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होता है और इसका वैल्यू फिक्स होता है। और ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि वैक्यूम में जब लाइट मोशन करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसको रोकने के लिए कोई वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे हवा में आप लाइट को फ्लो कराइएगा तो एयर रेजिस्टेंस है, नहीं, लेकिन वैक्यूम में तो आप सब कुछ निकाल दिए हैं। नहीं, तो कोई पूछता है कि लाइट का वेलोसिटी एयर में ज्यादा है कि वैक्यूम में ज्यादा है? एयर में ज्यादा होगा, सॉरी वैक्यूम में ज्यादा होगा। नहीं, कोई बोलता है कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में ज्यादा है कि वाटर में ज्यादा है? वैक्यूम ज्यादा होगा। कोई बोलता है अच्छा लाइट का वेलोसिटी एयर में ज्यादा है कि वाटर में ज्यादा होगा? एयर में ज्यादा होगा, वाटर में कम होगा, निश्चित बात है। तो चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग को है सिंपल, बस ध्यान रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, अब यानी कि हम लोगों को देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। काहे ज्यादा आएगा? काहे कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाले वैल्यू को तो आप ऊपर रख दिए हैं और कम वाले वैल्यू को नीचे रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका जो लाइट है ये आपका वाटर हो गया, नहीं, आप लाइट यहां से फ्लो करवाए, यहां पर एक लाइन खींच दिए, ये फिर ऐसे नहीं फ्लो करता है, डेविएट करता है। चलिए, तो लाइट आपका जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, ध्यान रखना है।
आपका जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, जा रहा है ना जी। तो आपको समझना है यहां पर कि यहां पर जो लाइट का वेलोसिटी है, यहां पर जो वेलोसिटी है लाइट का, वो हम मान लेते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपका वाटर है, तो वाटर में जो लाइट का वेलोसिटी है, यहां पर जो लाइट का वेलोसिटी है वो मान लिए 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग निकालना चाहते हैं एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ अब बट्टा 2 गुना 10⁸, ये कट जाएगा, आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब कितना, 1.5 आएगा। यहां भी मीटर पर सेकेंड था और नीचे भी मीटर पर सेकेंड था, तो ये कट जाएगा। तो याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, नहीं तो वैल्यू कितना आ गया, 1.5। तो ध्यान रखो यहां पर जो वैल्यू 1.5 आया, समझो हम लोगों को एन का वैल्यू जो आया वो 1.5 आया। तो एन का वैल्यू 1.5 आया, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लाइट का वेलोसिटी 1.5 टाइम्स घट गया। लाइट का वेलोसिटी 1.5 टाइम्स क्या हो गया, घट गया। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी देख रहे हो 3 गुना 10⁸, और पानी में कितना हो गया 2 गुना 10⁸। तो लाइट का वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, घटा। तो कितना से घटा वही बताएगा आपको कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं तो एन का वैल्यू 1.5 आया, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट स्लोज डाउन, वेलोसिटी ऑफ लाइट स्लो डाउन बाई कितना, 1.5 टाइम्स। ध्यान रखना है 1.5 टाइम्स का जो वेलोसिटी था वो क्या हो गया, घट गया। एक तो ये दिमाग में आता है। दूसरा ध्यान रखना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप एन बोल रहे हो, ये जो है ये सॉल्वेंट के विस्कोसिटी के बारे में बताता है कि आपका सॉल्वेंट जो है कितना गाढ़ा है। नहीं, ध्यान रखना है क्या बताता है हम लोग को, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यहां पर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इसका विस्कोसिटी पता चलेगा। जैसे एन का वैल्यू 1.5 आया था, इसका मतलब एक और चीज हुआ, नहीं यानी इस मीडियम से जो ऊपर वाला मीडियम था, उस मीडियम से जो नीचे वाला मीडियम है, ये 1.5 टाइम्स ज्यादा विस्कस है, यानी ये 1.5 टाइम्स ज्यादा गाढ़ा है और ये 1.5 टाइम कम गाढ़ा है। मेरी बात कुछ समझ में आपको आ रही है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को घटा दिया तो जरूर ये रेयरर होगा और ये क्या होगा, डेंसर होगा। नहीं तो कितना गाढ़ा है ये भी वैल्यू ये बता रहा है। नहीं तो ये वैल्यू एन का वैल्यू एक बताता है कि लाइट का वेलोसिटी कितना से घट गया। ये जितना ही गाढ़ा होता जाएगा लाइट का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां से एन का वैल्यू 1.5 आया है, तो ये क्या हम लोग को बता रहा है, नहीं कि मीडियम जो आपका मीडियम लिए है वाटर, मीडियम इज 1.5 टाइम्स more viscous than वैक्यूम। आप वैक्यूम से लाइट को वाटर में भेज रहे हैं, नहीं तो वैक्यूम और वाटर के बीच में विस्कोसिटी का कितना डिफरेंस है, 1.5। इतना में दिक्कत है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम लोग को समझ में आया। अब ये जो बोल रहा है उसको समझते हैं। ये बोल रहा है क्या कि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए, टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए there is a large difference between the refractive indices of dispersion medium and dispersed phase। नहीं, अब इस लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ में आ गया आपको, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कहता है हमको, यहां से ध्यान दो बाबू, हम लोग को कहता है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अच्छा, डिस्पर्शन मीडियम को सॉल्वेंट लिखें, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला है भाई, ऊपर क्या रखना है हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉल्वेंट। निकाल सकते हैं? नहीं। अब हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो पता है नहीं। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉल्वेंट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया रहता है नहीं। तो हम दोनों का रेशियो निकाल के क्या हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब चलो, तो जैसे कैसे अभी निकाल ले, मान लो कि ये लाइट है वैक्यूम में और ये लाइट है वाटर में, तो मान लेते हैं कि वैल्यू वही आ गया 1.5 जो पहले आया था। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब डिस्पर्स्ड फेज। अच्छा, एक बात समझते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, उस ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं और एक कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं। देखते हैं, और यहां पे सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है और सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये समझते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर जाते हैं। नहीं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, उस समय वर्ड ऐसा यूज करते हैं कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व, व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो वहां वर्ड यूज करते हैं डिसॉल्व। क्या यूज करते हैं? डिसॉल्व। यहां पे बोलते हैं क्या, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम। नहीं, यानी यहां पर जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से नहीं घुलता है। नहीं, आपका ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। नहीं, तो इसके हर एक पार्ट में कंपोनेंट एकदम बराबर नहीं फैलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको हम लोग डिसॉल्व नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि सॉल्यूट डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी बस फैल जाता है। बात समझ में आ रहा है? और उसको फैले रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग उस पर चार्ज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। कोई बोलता है कि अच्छा वहां तुम डिसॉल्व यूज करते हो बाबू, और यहां तुम यूज करते हो डिस्पर्स्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिसॉल्व का मतलब कि इफ वन सबस्टेंस कंप्लीटली मिक्स इनटू अदर सबस्टेंस एंड द मिक्सचर इज होमोजीनियस, देन वी यूज द वर्ड डिसॉल्व। एंड इफ ए सबस्टेंस इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, नॉट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, नहीं, नॉट होमोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस, देन द वर्ड यूज इज डिस्पर्स्ड। डिसॉल्व के जगह पर क्या यूज करेंगे? डिस्पर्स्ड। अंतर होता है। यहां आते हैं, चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना था, तो फिर वही काम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाल दीजिए, जो पता है आपको, VACCUM वैक्यूम, और बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सॉल्यूट। नहीं, तो बताओ सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस होता है कि सॉल्यूट ज्यादा विस्कस होगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो पानी है, नहीं, और सॉल्यूट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक डेंसर मीडियम है। नहीं, छोटे छोटे, मान लो गोल्ड के ही पार्टिकल तुम ले लिए, तो गोल्ड का इतना पार्टिकल ले लें, नहीं, एक बर्तन में, एक बर्तन में हम ले लिए हैं पानी, तो ज्यादा विस्कस कौन है? गोल्ड का पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी सॉल्यूट की। तो यहां पर हम लोगों को विस्कोसिटी का वैल्यू आ गया कुछ भी 9.5 मान लेते हैं। नहीं, तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वैल्यू है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का अंतर है कि नहीं है? है, ध्यान रखना है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का अंतर होगा तभी टिंडल इफेक्ट शो किया जाएगा, नहीं तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए जरूरी है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आप सॉल्वेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए, अब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही सॉल्यूट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए, और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा का डिफरेंस अगर होगा तभी टिंडल इफेक्ट शो किया जाएगा, और नहीं तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बताया जा रहा है कि आप एक बर्तन ले लो, ठीक है, इस बर्तन में आपका मान लो यहां कोई कोलॉइडल पार्टिकल है, यहां से आप एक टॉर्च ले लिए, ये आपका टॉर्च है। इस टॉर्च से जो हम लोग
लाइट डालते हैं किसी खास कोलॉइडल पार्टिकल पर, नहीं, किसी खास कोलॉइडल पार्टिकल पर जो हम लाइट डालते हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल है, तो ये लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। ये एक कोलॉइडल पार्टिकल हम लिए हैं, वो लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, फैला देता है, ध्यान रखना है। नहीं तो जब एक कोलॉइडल पार्टिकल के लिए लाइट को कंसीडर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक कोन स्ट्रक्चर बनता है, ये एक कोन की तरह बन रहा है, एक शंकु की तरह हिंदी में बोले तो। नहीं तो ध्यान रखना है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए कोलॉइडल पार्टिकल लुक्स लाइक ए कोन एंड दिस कोन इज कॉल्ड एज टिंडल कोन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल कोन, ध्यान रखना है। ये हम लोग का हो गया टिंडल कोन, ध्यान रखना है। तो टिंडल कोन क्या होता है भाई, नहीं हमसे पूछा कि टिंडल कोन क्या है, तो हम बोल सकते हैं टिंडल कोन का मतलब व्हेन ए इंटेंस बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए इंटेंस बीम ऑफ light is incident on a colloidal particle, then a cone like structure is formed, a cone like structure is formed, which is called as Tyndall cone, which is called as Tyndall cone। इसी को हम लोग टिंडल कोन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया जाए, डाला जाए किसी एक कोलॉइडल पार्टिकल पर, अगर कंसीडर्ड करके डाला जाए, नहीं तो एक लगता है कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए अब अगले पॉइंट पे आ जाइए, हटाएं इसको। देखा जाए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए आप। देखो तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग देखते हैं, नहीं सॉरी टिंडल इफेक्ट, जो हम लोग टिंडल इफेक्ट यहां पे जो पढ़ रहे हैं, इस टिंडल इफेक्ट में एक और बात हम लोग को ध्यान देना है। क्या भाई, हम लोग को ध्यान रखना है कि टिंडल इफेक्ट के स्टडी के बाद एक जिगमोंडी नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया। नहीं, जिगमोंडी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, Zygmundi formed an ultra microscope with the help of Tyndall effect। ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिगमोंडी साहब जो थे, जिगमोंडी फॉर्म्ड एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की मदद से जिगमोंडी साहब ने क्या किया, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कर दिया। चलो भाई, क्या किया फॉर्मेशन करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां से एक बर्तन ले लें, इस बर्तन में हम लोग ले लिए सॉल्वेंट, हो गया भाई। अब इसमें आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल हैं, ये हो गए आपके कोलॉइडल पार्टिकल। नहीं, अब जिगमोंडी साहब ने एक टॉर्च लिया, यानी एक लाइट का सोर्स लिया, और इस लाइट को इससे फ्लो करवाया, ध्यान रखना है। अब इस टॉर्च से जो लाइट फ्लो कर रहे हैं, नहीं टॉर्च से लाइट फ्लो कर रहा है, अब उन्होंने क्या किया, इससे 90 डिग्री पर
जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, ये माइक्रोस्कोप है जिसको बोल रहे हैं हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना है, ये आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के ऊपर उन्होंने अपना आंख लगा दिया। ध्यान रखना है। अब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो चूंकि आपको पता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं ये लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। हर एक कोलॉइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड करता है, हर एक कोलॉइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड करता है। जिससे जिससे लाइट टकराएगा ये सब लाइट को स्कैटर्ड करेगा। ध्यान रखना है। तो जिगमोंडी साहब ने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया, नहीं, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप फॉर्मेशन करके क्या किया भाई, तो उन्होंने एक बर्तन लिया जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट है। उन्होंने लाइट को, ये शीशे का ग्लास है, ध्यान रखना है, ये ग्लास है आपका, ध्यान रखना है। अब इससे लाइट को फ्लो करवाया। जब वो लाइट को फ्लो करवाए, नहीं, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट का स्कैटरिंग करने लगे। ठीक, अब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखना इसको शुरू किया। जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया कि प्रत्येक कोलॉइडल पार्टिकल, यानी हम यहां एक फोटो बना रहे हैं, प्रत्येक कोलॉइडल पार्टिकल स्टार्स की तरह चमकता था। ध्यान रखना है, कुछ इस तरह से चमक रहा है। ठीक है, प्रत्येक कोलॉइडल पार्टिकल स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देता था। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इससे कोलॉइडल पार्टिकल का अगर सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत कम हो, नहीं, तो उस केस में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइडल पार्टिकल्स की संख्या को काउंट किया जा सकता है। कह सकता है कि नहीं कह सकता है? सॉल्यूशन का अमाउंट क्या लेना है? बहुत कम, नेग्लिजिबल, थोड़ा सा ले लिए, 1 ml ले लिए, बस थोड़ा सा, नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देख रहे हैं, नहीं, लाइट पास करवाए हैं, तो उसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स भी बहुत कम होंगे। तो उस कोलॉइडल पार्टिकल्स को काउंट करना क्या होगा? आसान होगा। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल कैसे चमक रहे हैं? स्टार्स की तरह। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि फिर वही बात कि व्हेन इंटेंस बीम ऑफ लाइट, व्हेन इंटेंस बीम ऑफ लाइट is projected in a colloidal solution and in a colloidal solution and just a minute. चलो, when intense beam of light is projected in a colloidal solution and ठीक है and seen this scattering by ultra microscope, UM लिख रहे हैं, by ultra microscope, then every colloidal particle looks like a lighted star, यानी चमकता हुआ स्टार, लुक्स लाइक ए लाइटेड स्टार। ध्यान रखना है, ठीक, ध्यान रखना है। अब यहां समझना है कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन ए गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग यहां से लिख रहे हैं कि फ्रॉम, यहां पे लिख रहे हैं फ्रॉम this experiment we can count the number of colloidal particles in a given solution। एक गिवन सॉल्यूशन में आप कोलॉइडल पार्टिकल्स की संख्या को काउंट कर सकते हो। ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप कोलॉइडल पार्टिकल्स के संख्या को तो काउंट कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कोलॉइडल पार्टिकल्स के शेप और साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यानी आपको ये स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, लगेगा कोई पुंजित प्रकाश फेंक रहा है, नहीं,
लेकिन एक्चुअल साइज या शेप कोलाइडल पार्टिकल का क्या है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। बस में यानी उसका आकार कितना है, कितना मोटा है, कितना लंबा चौड़ा है, ये नहीं दिखाई देगा। बस लगे कोई लाइट फेंक रहा है, कोई ऐसा पार्टिकल जो लाइट फेंक रहा है, ध्यान रखना है। तो इससे कोलाइडल पार्टिकल्स का शेप और साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, यानी ध्यान रखना है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट गिव any information, does not give any information about the shape and size of colloidal particles. Shape and size of colloidal particles दिक्कत है। तो यहां से हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि जिगमोंडी ने टिंडल इफेक्ट का उपयोग करके एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया और उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या पाया कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की संख्या को, कोलॉइडल पार्टिकल्स के नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं और हर एक कोलॉइडल पार्टिकल स्टार्स की तरह चमकता है। नहीं, तो माइक्रोस्कोप की मदद से आप कोलॉइडल पार्टिकल को बड़ा देख सकते हैं। नहीं, और अगर बड़ा देखिएगा तो आसानी से काउंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब ये काउंट करने का क्या यूज होता है? काउंट काहे कर रहे हैं भाई? ध्यान रखना है। हम कितनी बार बोलते हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे आपके लास्ट में आप जब पढ़िएगा, नहीं चैप्टर के लास्ट में तो आएगा यूज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। नहीं, तो कोलॉइडल पार्टिकल बहुत सारे मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। नहीं, तो उस केस में कितने कोलॉइडल पार्टिकल्स होने चाहिए आपके मेडिसिन में, ये बड़ा मायने रखता है। बस मेरा ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कितने कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके दवाई में होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मात्रा बढ़ गया तो वो चीज आपके लिए जौहर हो जाएगा। बस मेरा जैसे नॉर्मली आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़िएगा तो सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है नहीं कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, जैसे जो पेस्ट हम लोग यूज करते हैं उस पेस्ट में दांत साफ होता है ना, नहीं तो उसमें क्या होता है? फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। अब वो जो फ्लोराइड होता है भाई, अगर उसका मात्रा लिखा होता है उसमें कि 1 ppm, अगर आपके पेस्ट में अगर 1 ppm फ्लोराइड का मात्रा है, नहीं तो वो आपके दांत को साफ करेगा। अगर 1.1 ppm से उसका मात्रा अगर 1.2 ppm या 1.1 ppm हो गया, नहीं तो आपके दांत को खराब कर देगा। और अगर 1.5 ppm के आसपास में हो जाए, नहीं तो वो चूहे मारने की दवा हो जाती है। बस मेरा है। और अगर 2 ppm से भी ज्यादा हो जाए तो वो आदमी मारने का भी काम करेगा। बुझा रहा है? नहीं तो बहुत लोग देखते हैं जब एग्जाम में फेल करते हैं तो लगते हैं पेस्टे खाने, तो आप मर सकते हैं एक बार में अगर बहुत ज्यादा मात्रा लीजिएगा। नहीं तो ये नहीं कि आपको मरने का उपाय हम बता रहे हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन है, हम अभी ये काट दे रहे हैं। बस समझ रहे हैं ना? चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये चीज लिखा आता है आपके एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा तो बस पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये चीज है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स को काउंट करना भी बड़ा जरूरी होता है। नहीं, कितनी मात्रा हम लोग डालें तो वो दवाई काम करेगा। अगर वही दवाई आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो जाएगा। बस में आ रहा है? तो जिगमोंडी ने एक हम लोग को ये काम किया था जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इतना में दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला पॉइंट ब्राउनियन मूवमेंट है क्या? है क्या आदमी बोलते हैं? हैं? कलर। चलिए, तो कलर ऐसे कैसे बोलते हैं? तो ठीक से बोलिए, कलर या रंग। नहीं, और हमको लगा क्या बोल रहे हैं। देखा जाए, कलर यानी कि रंग, नहीं कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो तो कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो यहां पर। देखो कोई भी सबस्टांस आप लेते हो ना बाबू, देखो कोई भी आप सबस्टांस लेते हो तो मान लो आप इस पे लाइट डालते हो, ठीक है, आप इस पे लाइट डाले। अब मान लो कि इस लाइट की एनर्जी जो है, मान लेते हैं ऐसे ही कि इस लाइट की एनर्जी कितनी है? 100 जूल। लाइट की एनर्जी कितनी है? 100 जूल। अब होता क्या है कि जब किसी सबस्टांस पे आप लाइट डालते हो, नहीं तो होता क्या है कि ये सबस्टांस जो है ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान रखना है, सम, यहां पे हम लिख रहे हैं सम
लाइट एनर्जी, सम लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सम लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ लाइट एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो कि ये इसको एब्जॉर्ब किया, तो 100 जूल है, तो 100 जूल में से हम मान लिए कि 30 जूल एब्जॉर्ब कर लिया। कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 30 जूल। यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, 30 जूल एब्जॉर्ब कर लिया भाई। बोलो दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, मान लेते हैं, कंसीडर किए हैं। अब होता क्या है कि ये लाइट जो है, ये कुछ लाइट इसमें ट्रांसमिट करता है, कुछ लाइट क्या होता है? ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिशन का मतलब समझते हैं ना, अगर लाइट किसी सबस्टांस के आर पार चले जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? ट्रांसमिशन। जैसे मान लो एक शीशा हम ले लें जो कि कहीं से पेंट नहीं किया हो, उस शीशा को रख देते हैं, और कोई आदमी जाकर उसके पीछे छुप जाए, अंधेरे रूम में जाकर छुप गया, आप लाइट शीशा पर डालिएगा तो जो पीछे छुपा हुआ आदमी है वो दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा, क्योंकि आपका लाइट जो है शीशा के आर पार चला जाता है, वो ट्रांसमिट करता है लाइट को। मेरी बात समझ आ रही है? तो पीछे छुपा हुआ आदमी दिखाई देगा, यानी कि शीशा के द्वारा लाइट ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक कागज ले लें, नहीं कागज ही ले लें, और उसके पीछे कोई आदमी छुप जाए, नहीं आप लाइट जलाइएगा तो क्या कागज के आर पार आपको दिखाई दे देगा? नहीं दिखाई देगा। वो बोले दिखाई देगा। अरे एगो कागज ले लेते हैं, अपने हाथ पे चिपका लेते हैं, नहीं, और जैसे लाइट डालते हैं तो क्या आपका हाथ का पूरा देखा होगा सब स्पष्ट दिखाई दे देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो कागज होता है वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है। यानी कुछ सबस्टांस लाइट को ट्रांसमिट करते हैं और कुछ सबस्टांस लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है, अभी नहीं समझे कि हर एक सबस्टांस जो है लाइट को ट्रांसमिट करता है, तो हर एक सबस्टांस लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है, कुछ करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहां पर मान लो ग्लास ही लिए हैं, तो 100 जूल एनर्जी का लाइट डाले, इस लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, 30 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट एनर्जी को वो ट्रांसमिट कर दिया, कुछ लाइट एनर्जी को क्या किया? ट्रांसमिट कर दिया। तो मान लो कि हम मानते हैं कि 20 जूल लाइट जो था वो क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब चलो 30 जूल खर्चा हो गया, 20 जूल खर्चा हो गया, कितना बच गया? 50 खर्चा हो गया, कितना बच गया? 50। तो रिफ्लेक्ट कितना करेगा? 50 जूल लाइट क्या होगा भाई? रिफ्लेक्टेड। बोलो इसमें दिक्कत है? अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। जैसे देखो, तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं, विबगियोर, ऐसा पढ़ते हैं, विबगियोर ऐसा पढ़ाया जाता है। आप सबका मतलब जानते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नहीं, अच्छा इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती है? डिक्रीज करती है। एनर्जी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, नहीं, यानी इसका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? कम। रेड लाइट का एनर्जी सबसे कम होता है, अब वायलेट लाइट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। बस में रहे है, रेड लाइट का एनर्जी सबसे कम, अब वायलेट लाइट का एनर्जी, इंडिगो का, ब्लू का, इस सबका लाइट सबसे एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं लिखा हुआ है एनर्जी डिक्रीजेज, तो इसका एनर्जी कम और इसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो ये 100 जूल वाला लाइट है, तो 100 जूल लाइट है तो मान लो कि ब्लू लाइट है, हम क्या मान लिए? ब्लू लाइट आप डाले हैं। नहीं, आइए देखिए 50 जूल वाला लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये बताइए कि ये 50 जूल वाला लाइट जो होगा इसका भी कलर ब्लू लिख दें? नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग लाइट का एनर्जी अलग अलग होता है। नहीं, तो अगर ये लाइट आप 100 जूल का डाले हैं, आई 50 जूल वाला अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका कलर अब ब्लू नहीं रहेगा, इसका कलर चेंज कर जाएगा। तो हम मान लीजिए कि इसका कलर रेड हो गया। क्या हो गया? रेड हो गया, क्या कि रेड लाइट का एनर्जी कम होता है, तो हम समझे कि इसका लाइट अब क्या हो गया? रेड हो गया। तो अगर ये रेड लाइट वाला एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा तो ये सबस्टांस आपको लाल रंग का ही दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाई देगा। यानी कोई भी सबस्टांस आपको किस कलर का दिखाई देता है? तो जिस कलर का वो सबस्टांस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, नहीं, उस कलर का वो दिखाई देता है। बुझा रहा है? दिक्कत है? नहीं, तो हम लोग को यहां से ध्यान रखना है। तो यहां से कोलॉइडल पार्टिकल, अब कोलॉइडल पार्टिकल जो हैं वो किस कलर के दिखाई देंगे? सवाल ये था। नहीं, तो कोलॉइडल पार्टिकल आप ले लिए, ये हो गया आपका कोलॉइडल पार्टिकल। नहीं, अब इस पर लाइट डाले आप, ठीक है,
इस पर हम लोग लाइट डाले, मान लो इस लाइट का वेवलेंथ, इस लाइट का वेवलेंथ हम मान लेते हैं कि कुछ भी हम लोग को दिया गया 50 नैनोमीटर, लाइट का वेवलेंथ दिया गया 50 नैनोमीटर, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, बाकी लाइट हम नहीं दिखा रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब किया क्या किया वो नहीं बता रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो आ गया हम लोग को 100 नैनोमीटर। कितना आ गया? 100 नैनोमीटर। ये बुझाता है? जैसे एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा संबंध होता है। देखिए इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी कम होगा। ये बुझा रहा है ना? नहीं तो ये नहीं कि सर यहां पर दिखाया कि 100 जूल वाला था और रिफ्लेक्ट किया था 50 जूल वाला, नहीं, यहां पर दिखा रहे हैं का कि वेवलेंथ 50, तो 50 वाला गया 100 वाला कैसे उत्पन्न कर दिया? नहीं, तो समझना है 50 वाला जाएगा, अगर 10 वाला जाएगा तो हो जाएगा 500 वाला उत्पन्न कर दे। नहीं, तो वेवलेंथ जितना ही ज्यादा एनर्जी उतने कम, ध्यान रखना है। तो 50 नैनोमीटर का आप लाइट डाले, नहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 100 नैनोमीटर का लाइट, तो 50 नैनोमीटर वाला आपको दिखाई देगा कि 100 नैनोमीटर वाला दिखाई देगा? 100 नैनोमीटर। जो ये पार्टिकल किस रंग का दिखाई देगा? तो जिस रंग का ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का ये हमें दिखाई देगा। ठीक, तो अब हम लोग बोलते हैं कि भाई कोलॉइडल पार्टिकल का लाइट, तो हम लोग बोलते हैं द कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्केटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम उसी बात को अब यहां लिख रहे हैं भाई, हम लोग लिख रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे थे, अब हम लिख रहे हैं कि द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, the color of colloidal solution depends upon the wavelength of light, depends upon the wavelength of light, wavelength of light scattered by colloidal particle। बोलो, दिक्कत है? द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्केटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल। तो कोलॉइडल पार्टिकल जिस लाइट का वेवलेंथ स्केटर्ड करेगा उसी कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक, एक बात और देखो, अब ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट ये कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ of light depends upon the size of colloidal particle, depends upon the size of colloidal particle and nature of colloidal particle, and nature of colloidal particle, CP का मतलब colloidal particle। ठीक है, ध्यान देना है। आपके गोल्ड के कण जब बहुत छोटे होते हैं, ये गोल्ड फाइनेस्ट पार्टिकल का मतलब बहुत छोटे होते हैं, तो उस समय इसका कलर रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड। ये गोल्ड फाइनेस्ट पार्टिकल है, इसका कलर रेड दिखाई देता है। गोल्ड के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ये पर्पल हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। गोल्ड के पार्टिकल का और बड़ा कर दो तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, और गोल्ड के पार्टिकल को और बड़ा कर दो तब जाके ये गोल्डन दिखाई देता है, गोल्ड का कलर का तब दिखाई देता है। यानी गोल्ड के पार्टिकल जब बहुत छोटे होंगे तो वो रेड कलर के दिखाई देंगे। नहीं, पार्टिकल का साइज बढ़ा तो पर्पल हो गए, और बढ़ा तो ब्लू हो गए, और बढ़ा तब जाके गोल्डन होता है। नहीं, यानी कि छोटे पार्टिकल का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दूसरा होगा, बड़े पार्टिकल हो गए तो उनका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग होगा। काहे हो रहा है? समझ रहे हैं? काहे कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ेगा ना, वैसे उसका ट्रांसमिशन वाला, एब्जॉर्प्शन वाला वैल्यू बढ़ेगा चाहे घटेगा। नहीं, तो निश्चित रूप से जो रिफ्लेक्ट लाइट वो करेगा वो अलग अलग रेडिएशन करेगा।
इसमें दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ और बात है अभी